बहुत सारे लोगों के प्लान्स है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन्हें करना है, लेकिन आपका क्या प्लान है? वो है मैं सिस्टमैटिकली हर महीने अपना निवेश करता हूँ। जो मैं निवेश करता हूँ वो मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूँ। मुझे लगता है कि इस साल क्रिप्टो की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा आएगा। यानी 2025 में लोग क्रिप्टो पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रस्ट आप पहले भी कर सकते थे, पर कितने कैपिटल से करना है क्वेश्चन वो है। तो स्टार्टअप्स में भी लोग जब निवेश करें तो इसी सोच से करें कि भाई ये भी जमीन की तरह है, सारी जमीनें जो हैं वो अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगी, उसी तरह सारे स्टार्टअप्स अच्छे रिटर्न नहीं देंगे। आप हमेशा कहते हैं कि भाई किराए के मकान में रहो, वही ज्यादा बेहतर है, अपना मकान मत लो। तो ये 2025 में लेने देंगे आप लोगों को मकान या इस बार भी 2025 में भी नहीं लेने देंगे? मैं अपने आप को परेशानी में डाल के मकान लेने के विरुद्ध हूं। आज करीबन 90-95% लोग जो भारत में है ना, वो पेचेक टू पेचेक रहते हैं। मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ, दोस्त है मेरे, जो अगला पेचेक नहीं आएगा तो परेशानी में आ जाएंगे। क्या संजय कथूरिया जी ये मानते हैं कि उधार जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उधार उपयोगी है, उधार सक्षम लोगों को मिलता है। रिलायंस पे आज 3 लाख करोड़ का उधार है। हर चीज का इक्वेशन होता है। ये समझदार जो बड़े लोग हैं ना, इनके पास इक्वेशन है हर चीज का। इस बार 2025 में सर पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना है इस बार पैसा? तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 बड़े सेक्टर हैं जो हमारे को जिसमें निवेश की तरफ ध्यान रखना चाहिए। If you buy things which you don't need, soon you will have to sell things which you wanted. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने जा रहा है। कहते हैं ना कि हर पॉडकास्ट में हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर लेकर आते हैं, और आज भी एक ऐसे मेहमान को मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं जो आपके तमाम सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में देने जा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई 2025 आ गया है, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या बिजनेस करें, क्या करना चाहिए, लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किसे लोन लेना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में जरूर चल रहे होंगे। तो फिर इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान देने जा रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है कि भाई बिजनेस कोच ही नहीं है, फाइनेंस कोच ही नहीं है, बल्कि उन्हें कहा जाता है कि बाबा हैं वो तो इन सब चीजों के। तो फिर शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत बहुत स्वागत है संजय कथूरिया जी आपका। मतलब आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, और जब से मैंने आपके बारे में सुना मुझे लगा कि नहीं, आपका पॉडकास्ट मुझे तो एक बार जरूर करना है। Thank you so much. क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी लेनी है। तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच कंचन। वो मुझे लगता है साधना में जो आता है वो बाबा बन ही जाता है। तो हम भी शायद बचे नहीं उससे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। We'll try to answer all your questions today. तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगी कि 2025 अब आ चुका है, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब तक हो रहा था कि आने वाला साल कैसा होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब तो हम आ गए हैं। बहुत सारे लोगों के प्लान्स है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन्हें करना है, लेकिन आपका क्या प्लान है 2025 में? आप क्या करने वाले हैं, पहले अपना बताइए। देखिए, मैं सेम सिस्टम चलाता हूँ, बहुत सालों से चलाता हूँ, आज 10 साल से ऊपर हो गए वो चलाते हुए। वो है मैं सिस्टमैटिकली हर महीने अपना निवेश करता रहता हूँ। अच्छा। जो मैं निवेश करता हूँ वो मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूँ, और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैं जो निवेश करता हूँ वो करता हूँ अपने एक लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग के हिसाब से। जैसे मुझे पता है कि मुझे शायद 10 साल बाद एक पर्टिकुलर कॉर्पस अचीव करना है। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए मुझे उसको जब बाहर भेजना है तो उसके लिए मुझे एक कॉर्पस चाहिए, और उसके बाद मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए फर्दर कॉर्पस चाहिए, या कुछ मुझे कोई बिजनेस बिल्ड करना है तो उसके लिए कॉर्पस चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं निवेश करता रहता हूँ म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। उसके अलावा मैं जनरली थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी करता हूँ, पर ये मैं सबको मैं कहता हूँ भाई पहले बहुत सीखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है बहुत साल निकल जाते हैं सीखने में। ऐसा नहीं आप सुन के कि अरे संजय से ट्रेडिंग करते हैं तो चलो हम भी करते हैं। पहले सीख लीजिए, या फिर बहुत पहले समझ लीजिए इस चीज को, उसके बाद धीरे धीरे करिएगा, ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो और उसके बाद फिर आप अपना ट्रेडिंग के थ्रू कुछ प्रॉफिट्स निकाल सकें। और अनरीजनेबल प्रॉफिट्स कोई नहीं दे पाता इस दुनिया में, ना ही कोई ट्रेडिंग ना ही कोई इन्वेस्टिंग। तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हर जगह से आपको खुशी प्राप्त होगी और आप रिटर्न्स भी बना लेंगे। तीसरा, मुझे लगता है कि इस साल 2025 में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बना दूंगा। अच्छा। दुनिया की। तो मुझे लगता है कि इस साल क्रिप्टो की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा आएगा। और वो हमने पीछे रैली भी देखी कि अचानक से जब वो प्रेसिडेंट बने तो क्रिप्टो बिटकॉइन जो था वो $71,000 था, फिर वो $1 लाख हो गया, अब कहीं $93,000 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है वो एक एसेट क्लास है जो अच्छा आगे चल सकता है। तो अगर किसी को निवेश करना है, जैसे मैं खुद भी सोच रहा हूं कि मेरे टोटल निवेश का 5% अब मैं धीरे धीरे क्रिप्टो में डालना चालू करूंगा। अच्छा। पर उसमें भी कोई पंटरबाजी नहीं करूंगा, अच्छे कॉइन्स में डालूंगा जो बहुत बढ़िया कॉइन्स है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, XRP है, या फिर कोई स्टेबल कॉइन्स है जो यानी कि जिनमें स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि वो कल आए, कल पैदा हुए हैं और कहाँ पता नहीं उसके बाद। तो अच्छी, जैसे हम भारत में भी जब निवेश करते हैं तो अच्छी कंपनियों में करते हैं जो बहुत सालों से चल रही हैं, जिनमें एक अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा बिजनेस है। उसी तरह क्रिप्टो में भी आप जब करें तो ये देख लें कि वो कितने टाइम से चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप निवेश करें।
तो क्रिप्टो एक थीसिस हो सकती है जिसमें मैं डेफिनेटली अपना कुछ निवेश, थोड़ा निवेश, ज़्यादा नहीं, ताकि क्योंकि रिस्की होता है बहुत, तो वो डालने वाला हूँ। तो ये मेरा थॉट है बेसिकली। यानी 2025 में लोग क्रिप्टो पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रस्ट आप पहले भी कर सकते थे, पर कितने कैपिटल से करना है, क्वेश्चन वो है। हाँ। तो कभी भी जब हम कोई भी रिस्की एसेट क्लास में पैसा डालते हैं, तो रिस्की एसेट क्लास कौन से होते हैं? जैसे क्रिप्टो हो गया, पेनी स्टॉक्स हो गए। कुछ लोग को लगता है यार ये 2 रुपए का स्टॉक है और ये आगे जा सकता है। देखिए, जाता भी है। जब टाइटन लिया गया था राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा, तो वो 3 रुपए का शेयर था, आज वो 3000 रुपए का शेयर है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छी कंपनी मिल सकती है, ऐसा मतलब मैं उसको डिनाई नहीं करता, बट ऐसा नहीं फिर आप अपना पता चला कि आपने घर बार बेच दिया, आपने म्यूचुअल फंड्स भी बेच दिया, अपने एफडी भी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ के उसमें डाल दिया। उतना रिस्क नहीं लेना, उतना रिस्क लेना कि कल को अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो खोए तो गम नहीं, जिसे हम कहते हैं, तो खोए तो गम नहीं वाली स्थिति आपकी हो, उतना आप निवेश ऐसे रिस्की एसेट्स में कर सकते हैं। काफी लोग निवेश करते हैं स्टार्टअप्स में, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ स्टार्टअप्स है ना जमीन खरीदने जैसा है। ठीक है, कि एक तो हर जगह की जमीन बढ़ती नहीं है, कुछ कुछ जगह बढ़ जाती, बहुत बढ़ती है, पर कहीं कहीं ऐसा था कि सालों साल बढ़ती नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे जमीन अगर आपने पकड़ ली तो 5-10 साल लग जाते हैं औसतन उसको एक वैल्यू आने में। तो स्टार्टअप्स में भी लोग जब निवेश करें तो इसी सोच से करें कि भाई ये भी जमीन की तरह है, सारी जमीनें जो हैं वो अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगी, उसी तरह सारे स्टार्टअप्स अच्छे रिटर्न नहीं देंगे, और जो एक आधा देगा भी उसमें भी आपको 5-7 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं सर, जैसे मैं ही हूँ या कोई भी है जिसकी सैलरी 50,000 या 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक हम मान लेते हैं कि किसी की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए तक है और 7 तारीख को उसकी सैलरी आनी है। क्या वो आदमी, और उसके ख्वाब बहुत सारे हैं, मेरे भी, जैसे कि अपना मकान भी लेना है, भाई गाड़ी भी एक होनी चाहिए, मकान भी होना चाहिए और थोड़ा सा सेविंग भी हम कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल हर चीज है, पर ओवरनाइट नहीं है। हाँ। अगर आप प्लान करेंगे तो लाइफ के हर गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं इनको बाल्टियों की तरह देखो। पहली आपकी जो बाल्टी है ना, वो बाल्टी होनी चाहिए आपकी इमरजेंसी फंड की। अच्छा। ये लोग मिस कर जाते हैं। आज करीबन 90-95% लोग जो भारत में है ना, वो पेचेक टू पेचेक रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी की तनख्वाह कम है, समझो किसी की 20-25 हजार है तो वो पेचेक टू पेचेक रहता है, उसकी समझ आती है प्रॉब्लम की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बट ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह महीने की 2 लाख 3 लाख भी है, मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूं, दोस्त है मेरे, जो अगला पेचेक नहीं आएगा तो परेशानी में आ जाएंगे, ईएमआई नहीं भर पाएंगे, बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी पहली बाल्टी नहीं भरी। होती है इमरजेंसी फंड की। एक हर व्यक्ति के पास एक 6 महीने का अपना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी 6 महीने के जो उसके खर्चे हैं उसके पास एक बाल्टी में, यानी एक जगह पे होने चाहिए। और खासकर उसको आप एफडी में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पैसे से हम ग्रोथ की अपेक्षा नहीं कर रहे, हम उस पैसे से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारा जो है घर चलाएगा अगर कोई सिचुएशन खराब हो गई। तो पहली बाल्टी ये हो गई आपकी। दूसरी बाल्टी ये हो गई कि आपको सेफ फील करना है। देखिए, जब भी साइकोलॉजिकली ह्यूमन सेफ फील करते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आपको पता है जी, मेरे 6 महीने की तनख्वाह मेरे पास है, कल को ऊपर नीचे कुछ हो गया, तनख्वाह चली गई या जॉब में कुछ हो गया, तो मैं सुरक्षित हूं। दूसरी सुरक्षा जो हर इंसान को चाहिए वो है हेल्थ की। आज सब जानते हैं हेल्थ कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप जो ऑपरेशन पहले 5 साल पहले समझो 1 लाख का होता था, आज वो 2 लाख का होता है। हॉस्पिटल बिल्स तो ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल का रूम देखो तो ऐसे लगता है होटल के किराए हैं। तो आप एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा निवेश है। आपको शुरू में लगेगा क्योंकि आप यंग हो तो आपको लगेगा मेरी हेल्थ खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, पर किसी एक दिन कोई गड़बड़ हुई तो आपका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जितने पैसे जमा हुए होंगे सारे खत्म हो जाएंगे इस टाइम तक के। तो मेरे को लगता है ये एक सेकंड बाल्टी आप भरो, फिर कुछ बाल्टियां बनाओ कि आपके जीवन के गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लीजिए, पर गाड़ी का इक्वेशन बना दीजिए। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में रूल बड़ा सिंपल कहता है कि जो भी आपकी तनख्वाह है उसकी 15% से ज्यादा आपकी गाड़ी की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिंपल रूल है। तो यानी 15,000 की आप गाड़ी की ईएमआई ले सकते हो। 15,000 की गाड़ी की ईएमआई होती है, वो गाड़ी का लोन होगा करीबन 7-8 लाख रुपए का। ठीक है, 7-8 लाख की अगर गाड़ी का लोन है तो 2-3 लाख आप अपनी जेब से डालोगे, यानी आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आप 10 से 11 लाख रुपए तक की गाड़ी ले सकते हो। ये एक इक्वेशन हो गई। अब आप बोलो नहीं जी मैं तो 25 लाख की लूंगा, 30 लाख की लूंगा, तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आप हमेशा वो ट्रेडमिल पे आ जाओगे कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे इस प्रॉब्लम से। ठीक है, अब आपको घर लेना है, तो घर जो आपका है वो आपकी तनख्वाह का 4 गुना से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी एनुअल सैलरी समझिए 12 लाख है, तो आपको 48 लाख से ऊपर का घर नहीं लेना चाहिए, फिर आप स्ट्रेच कर रहे हो। ठीक है, तो 48 लाख का आपको कहां घर मिल सकता है, आप वो चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको मेन सिटी में ना मिले, आपको कहीं थोड़ा बाहर जाके मिल जाए, फिर आप उतना ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हो क्या। तो ये सारी इक्वेशंस आपको चलानी पड़ती हैं। प्लानिंग। कोई भी चीज जो है आप खरीदिए, हम जीने आए हैं, जिए, मैं ये मना नहीं कर रहा, पर हर चीज का एक मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए, नहीं तो आप बाद में स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मकान की बात की आपने अभी, तो बहुत सारी वीडियोस आपकी मैंने देखी हैं जिसमें आप हमेशा कहते हैं कि भाई किराए के मकान में रहो, वही ज़्यादा बेहतर है, अपना मकान मत लो। आपने हमेशा ये, मैंने बहुत बार सुना है आपके मुंह से। तो ये 2025 में लेने देंगे आप लोगों को मकान या इस बार भी 2025 में भी नहीं लेने देंगे? देखिए, once again, मैं ये मानता हूँ
कि आपको पूरी स्थिति को एनालाइज करना चाहिए। मैं मकान लेने के विरुद्ध नहीं हूं, मैं अपने आप को परेशानी में डाल के मकान लेने के विरुद्ध हूं कि अगर मैं खुश नहीं हूं, मेरे पे उधार का स्ट्रेस है, मैं ईएमआई देता हूं तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, मेरा बैंक अकाउंट खाली होने लग जाता है, मैं अपने बच्चों को वो सुख नहीं दे पा रहा हूं कि जो बेसिक सुख भी उनको मिलने चाहिए, मैं अपनी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत करके उस ईएमआई को चुकाना पड़ता है, तो ऐसे घर में क्या मजा आएगा? फिर तो मैं किराए पे बेटर हूं। तो मैं हमेशा कहता हूं आप अपनी मैथ देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, हम हमेशा इसको कहते हैं जैसे लेट मैथ शो यू द पाथ। अच्छा, ठीक है, तो मैथ से ही आप पाथ ढूंढो अपना कि आपका मैथ क्या कहता है, तनख्वाह का 4 गुना। अगर आप 4 गुना के अंदर हो तो आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप कहते हो मेरी तनख्वाह 12 लाख है साल की और मुझे घर चाहिए 1 करोड़ का, नोएडा में चाहिए शानदार 2, अब आप 1 करोड़ के घर में पहले आपको 25 लाख रुपए जेब से डालने हैं, 75 लाख रुपए बचा, 75 लाख की किस्त आती है कंचन करीबन 60,000 रुपीज। अब आप 1 लाख की तनख्वाह में 60,000 की किस्त कैसे दोगे? कैसे दोगे? फिर आप स्ट्रेस में आ जाओगे। दे सकते हो, स्ट्रेस में आ जाओगे। स्ट्रेस। फिर आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, आगे अपने लाइफ के कोई और गोल्स के लिए सोच नहीं पाओगे, बच्चों को खुशी नहीं दे पाओगे, परिवार के साथ समय नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है फिर आप मेहनत करोगे, चलो मैं महीने का कुछ और काम करके 25-30 हज़ार रुपए जोड़ लूं, क्यों? क्योंकि मुझे ईएमआई भरनी है। तो मैं ये कह रहा हूं मैथ करो, अपना पूरा डिसीजन जो है वो हॉलिस्टिक लो। अच्छा, आप समझिए आपको लगता है कि भाई मेरे को इस शहर में रहना ही नहीं है, हो सकता है 3 साल बाद मैं यहां से मुंबई शिफ्ट हो जाऊं, बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं, तो मैं क्यों घर लूं? आप भी जानते हो एक बार घर खरीदा, बेचने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है। ठीक है, घर ऐसा तो है नहीं कि किचन अलग बिक जाएगा, बाथरूम अलग बिक जाएगा, तो वो तो पूरा एक जैसे एक साथ ही बिकेगा। तो अब 1 करोड़ का बायर ढूंढना इतना आसान नहीं होता। तो माय पॉइंट इज पूरा आप आकलन करके, विश्लेषण करके अपनी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके फ्यूचर के गोल्स क्या है, आपकी आज कितनी क्षमता है लोन लेने की, कितनी क्षमता है ईएमआई देने की, डाउन पेमेंट आप इकट्ठी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजों की एक चेकलिस्ट बना लीजिए। उसके बाद जो है, तो मतलब जितने लोग अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई संजय भैया आपने फिर से दोबारा कंफ्यूजन में डाल दिया, फिर से सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स विच यू वांटेड। तो आप कभी भी जब कुछ खरीद रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा कि इस चीज से आपके लिए आपके ऊपर ये एक बोझ बन रहा है या आपके लिए एक फ्यूचर एसेट बन रहा है। लोग है ना इन्वेस्टमेंट और घर को, दो चीजों को इंटरलिंक कर देते हैं। या तो आप घर ले रहे हैं ना, तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए। आपके जो ईएमआई जा रही है आप उस पैसे को भूल जाइए, वो बोलिए वो पैसा मेरे घर के लिए चला गया, मेरी सुरक्षा के लिए। मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे घर रहेगा, मेरी छत मेरी होगी तो मुझे सुरक्षित फील होता है, तो उस फीलिंग की कोई कॉस्ट ही नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मैं घर ले रहा हूं, आज मैं इतने में लूंगा, कल ये इतने का हो जाएगा, थोड़े दिन में रह भी लूंगा, तो देन यू आर हैविंग अ मिक्स्ड ऑफ डिसीजन। आप राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे कभी भी। तो डिसीजन में पहले क्लैरिटी लाओ, ये घर में क्यों ले रहा हूं। देखिए जब आप रहते हैं घर में और अगर आपने रहने के लिए लिया है तो आप हो सकता है बेटर इंटीरियर्स भी कराना चाहते हैं। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि मैं 10 लाख रुपए का इंटीरियर्स कराऊं, मैं बढ़िया सोफा खरीद के लाऊं, मैं यहां से ये गद्दे लाऊं, यहां से मैं पर्दे लाऊं, बिल्कुल मन करता है। बिल्कुल। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि अब आपकी फीलिंग की बात आ गई है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो यार इसको 3 साल बाद बेच दूंगा, फिर आप सोचोगे यार मैं क्यों इतना इंटीरियर करवाऊं, आगे देने वाला तो इसका पैसा नहीं देगा, मैं फंस जाऊंगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो अपने मन में क्लैरिटी रखो कि ये घर मैं ले क्यों रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसके साथ ही अभी बात हुई लोन की बात की आपने, यहाँ पे अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर हम लोन की ही बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेते हैं जी। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि अमीर जो है वो लोन लेने के बाद और अमीर हो रहा है सर जी। और गरीब अगर लोन ले रहा है तो सारी जिंदगी चप्पलें घिस रही हैं उसकी, ईएमआई चुकाया जा रहा है वो। जी जी। इस पर बताइए क्या किया जाए, ये ऐसा हो कैसे रहा है, मतलब कोई साइंस है इसके पीछे सर? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे रिलायंस पे आज 3 लाख करोड़ का उधार है, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति पे 3 लाख रुपए का उधार हो तो उसको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। और ये भाई साहब के पास 3 लाख करोड़ का उधार है और वो देखो पार्टियां कर रहे हैं आराम से। सो हर चीज का इक्वेशन होता है। ये समझदार जो बड़े लोग हैं ना, इनके पास इक्वेशन है हर चीज का। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक गाड़ी को आप चला रहे हो, महंगी गाड़ी को आप चला रहे हो और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गलती किसकी है, गाड़ी की या आपकी? आपकी है। क्यों? क्योंकि आपके पास महंगी गाड़ी आई तो आपने उसका पेडल दबा दिया और वो तेजी से चली, आपसे कंट्रोल नहीं हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें गाड़ी की तो कोई गलती नहीं थी, गाड़ी की क्षमता थी तेज भागने की। ठीक है सही। तो उधार भी गाड़ी की तरह है या घोड़े की तरह है। घोड़े को घुड़सवार जो होता है, कोई घुड़सवार जो है वो बहुत तेज भगाता है गाड़ी को, घोड़े को। कोई घुड़सवार जो होता है वो नहीं परफॉर्म करता, और कोई घुड़सवार जो नीचे गिरता है घोड़ा उसको लात मार देता है। तो हर तरह का घुड़सवार है, घोड़े की क्या गलती है? सो इसी तरीके से उधार की कोई गलती नहीं है, उधार को जो यूज करता है उसकी गलती है। अब आप उधार का पैसा लेके अगर उसको एसेट पे नहीं लगाते, काम पे नहीं लगाते, तो आप तो ब्याज दे रहे हो
पर वो पैसा काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर। तो अगर मैं इसको एक उदाहरण और देता हूं, समझिए आप हर्डल रेस जानते हैं, बचपन में हर्डल रेस खेलते थे, ठीक है? तो आप समझिए जो लोन है ना वो हर्डल रेस है, अच्छा। ठीक है? आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, समझिए उसका महीने का ब्याज आता है 10,000 रुपए, उदाहरण के तौर पे, ठीक है। 1% पर मंथ के हिसाब से। तो ये 10,000 क्या है? ये 10,000 आपका हर्डल है। अच्छा। तो हर महीने आपको 10,000 की ये हर्डल को पार करना है। कैसे? हर रेस के अंदर कुछ एक 20 मीटर 50 मीटर पे एक हर्डल आ जाती थी, फिर आपको उसको लांघना होता था, ठीक है? अगर एक हर्डल पे आपका पैर लगा तो फिर आप कमजोर हो जाते हो, फिर दूसरी हर्डल लांघने में मुश्किल आता थी। इसी तरह लोन का जो ब्याज होता है वो उसका हर्डल है, उसके उस हर्डल को आपको क्रॉस करते रहना है, बार बार क्रॉस करते रहना है, ठीक है? तो आप कब क्रॉस कर पाओगे? जब आपने उस पैसे को लेके ऐसी जगह निवेश किया हो कि वो हर्डल से ज्यादा पैसा दे रही है। तो आपने जो लिया पैसा उसके लिए आप 10,000 का ब्याज दे रहे हो, और आपने कहीं ऐसी जगह निवेश कर दिया जहां आपको 13,000 14,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया, आपने तो मजे कर लिए। पर यही 10,000 आप दे रहे हो, पर आप तो सामने से 6,000 रुपए ही बना पा रहे हो। तो यानी आपको हर्डल पैर पे लग रही है, हर बार आपका 4,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान जो है आपको ले डूबेगा कुछ समय के बाद। तो लोन में बस एक ही चीज याद रखनी होती है कि मुझे हर्डल क्रॉस करनी है, यानी कि जब मैं लोन उठाता हूं तो जो उसका ब्याज दर है उससे ज्यादा ब्याज दर पे मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, या ऐसा कुछ करना है कि ज्यादा कमाई हो ताकि मैं इस उधार को चुका सकूं। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। रिलायंस की बात कर रहे थे हम। रिलायंस का साल का ब्याज 25,000 करोड़ है, साल का ब्याज 25,000 करोड़ है। तो ये सुनने के बाद तो बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे यार 25,000 करोड़ का ब्याज भी होता है, ऐसा सुना ही नहीं था कभी हमने। पर उनकी कमाई 1.25 लाख करोड़ है। अच्छा। तो उनको 1.25 लाख करोड़ में से 25,000 करोड़ देने हैं। करोड़ हटा दो, उनको 1.25 लाख रुपए में से 25,000 रुपए देने हैं। बस वही माइंडसेट उनका वैसा है, यानी कि वो अपने उधार का जो हर्डल है उसको 5 बार लांघ देते हैं। मतलब हर्डल इतनी है वो इधर जंप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो क्या होगा? कभी पैर पे चोट आएगी नहीं, और इसलिए वो अंबानी बन जाते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको अपनी क्षमता देखनी है कि क्या आपकी कमाई में उतनी क्षमता है कि आप लोन के इस हर्डल को पार कर पाओगे। अंबानी के केस में वो 5 गुना की है, चाहे वो अमाउंट कितना भी बड़ा हो। तो इसलिए 3 लाख करोड़ छोड़ो, अगर वो लोग कल को 10 लाख करोड़ के लोन पे भी आ जाएं तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। पर यही हमारा एक गरीब व्यक्ति जो है, जो इस उधार को लेके कोई ना कोई गाड़ी खरीद लेता है या कोई ऐसा एसेट खरीद लेता है जो डिप्रिशिएट कर रहा है और उसकी इनकम नहीं है उतनी, फंस जाता है। यही आजकल की जेंजी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आईफोन ले लेते हैं, आईफोन ले लिया, क्यों? दूसरों को शो ऑफ करना है, पर कमाई तो है नहीं। तो वो हर्डल उनको लगने लग जाती है पैर में, वो पार नहीं कर पाते, फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसी के साथ अगर सर मैं पूछूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस अपना शुरू कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है, जैसे अगर हम लोन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, हमें बिजनेस स्टार्ट में ही लोन ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आपकी स्थिति पे निर्भर करता है। पहली चीज, अगर आपके पास फ्रेंड्स फैमिली में कुछ पैसा है, तो हमेशा कोशिश करिए अपने पैसे से स्टार्ट करें। अच्छा। क्योंकि उधार का मीटर तो पहले दिन से चालू होता है। वो 15 अगस्त को भी चालू रहता है, 26 जनवरी को भी चालू रहता है, वो दिवाली पे होली पे भी चालू रहता है। कोई कॉम्प ऑफ भी नहीं मिलती। अच्छा, आप तो रात के 8 बजे के बाद काम करना बंद करते हो, वो चालू रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप कुछ भी करो, वो तो 24 आवर्स काम कर रहा है, आप कर नहीं सकते। तो कोशिश करो कि शुरुआती पैसा जो है वो फ्रेंड्स फैमिलीज और इन सब से आपको मिल जाए। पर अगर आपकी स्थिति नहीं है कि आप जमा नहीं कर पा रहे हो, तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको मदद करती हैं इसमें। पर उधार लेने से पहले मैं कहूंगा कि एक छोटा सा बिजनेस प्लान बना लो। उस उधार से आप करोगे क्या? समझिए, आप बोलते हो कि संजय सर मैं 2 लाख रुपए का उधार ले रही हूं, इस 2 लाख रुपए से मैं अपनी दुकान में सामान भरूंगी। ठीक है जी, अब सामान कौन सा भरोगे, कितना भरोगे? अब आप समझो, आप पहले रिसर्च करो मार्केट में कि इस जगह पे साबुन ज्यादा बिकता है, साबुन की लिक्विड ज्यादा बिकती है कि टिकिया ज्यादा बिकती है। थोड़ी बेसिक रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सामान रखना है। नहीं तो काफी लोगों के शॉप में जाओ, बोलते हैं सर हमारा जो सामान है वो तो बिकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी। तो जब भी आप उधार ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो थोड़ी मार्केट रिसर्च कर लो कि आप जहां पैसा लगाने जा रहे हो वहां एक्चुअली पैसा बन भी सकता है कि नहीं। और अगर आप दुकान भी खोल रहे हो तो कौन सा सामान ज्यादा रखूं, कौन सा सामान कम रखूं, ताकि मेरी दुकान में सामान घूमता रहे, चलता रहे और मैं ब्याज देता रहूं। अब जैसे उधार की ही बात हो रही है, क्या संजय कथुरिया जी ये मानते हैं कि उधार जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, उधार उपयोगी है। बिल्कुल उपयोगी है। अच्छा, काफी बड़े काम तो आप उधार के बिना कर ही नहीं सकते। अगर आपको कोई कल को मॉल बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप उधार के बिना बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पैसे तो आपको बाद में बनने वाले हैं। ठीक है, तो काफी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो उधार के बिना चल ही नहीं सकते। पावर प्लांट लगाना है, उधार के बिना नहीं चल सकता। रोड बनानी है, उधार के बिना नहीं चल सकता। कोई ब्रिज बनाना है, उधार के बिना नहीं चल सकता।
कुछ बिजनेसेस होते हैं जिन पे उधार नहीं लगता, ऐसे बिजनेस होते हैं जो इमीडिएटली पैसा देना चालू कर देते हैं। तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उस पर निर्भर करता है। सेकंड, मैंने जहां तक कहा, उधार 100% नहीं होना चाहिए। अगर आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट समझिए 10 लाख रुपए है, तो पूरा 10 लाख उधार मत लीजिए। सही बात है। 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अपनी जेब से डालिए, बचा वो आप 6-7 लाख रुपए उधार लीजिए। तो क्या होता है कि थोड़ा आपको कुशन मिल जाता है। कहीं 1-2 महीना खराब हो गया, 3-4 महीना खराब हो गया, तो आपने खुद का भी पैसा डाला था, तो आपको कुशन मिल जाता है। नहीं तो बैंक का लोन का ब्याज आपको फिर से मारने लग जाएगा। और तीसरी बात, यहां पे भी इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। 3 महीने का जो आपका ब्याज है वो आपके पास एक एफडी में पड़ा होना चाहिए। अच्छा। हमेशा हम इसको एक मतलब इसको बैंक्स भी मैंडेट करते हैं, इसको वो कहते हैं डसरा, फुल फॉर्म होता है डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट। अच्छा। तो वो कहते हैं एक डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट बना के रख दो कि जहां पे 3 महीने का ब्याज वहां पे एफडी में पड़ा करो। कल को तुम्हारे को परेशानी हुई तो हम यहां से खींच लेंगे। सही बात। तो ये कुछ छोटी चीजें हैं। जब आप उधार लें उससे पहले ये चीजों को समझ लें, तो आप ऑटोमेटिकली उधार को बेटर यूज कर पाएंगे। अब क्या होता है ना सर, जितने भी व्यूवर्स देख रहे होंगे, हर तरह के व्यूवर्स होते हैं, और आपके व्यूवर्स तो सर हर तरह के हैं, सब आपको सुनना पसंद करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आपने कोई बात बोल दी तो जो लोग देख रहे होंगे कि बस अब इस पे ही चलना है, ये आपके साथ है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अब क्या होता है ना, जैसे कोई अमीर जा रहा है लोन लेने के लिए, या कई बार तो हमारे पास खुद जैसे लोगों के पास फोन आते हैं कि भाई आप लोन लेना चाहते हैं क्या, आपको लोन इतने परसेंटेज पे मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं एक दिहाड़ी वाले की बात कर लूँ, एक जो स्कूल में काम कर रही है महिला है, या फिर कोई सब्जी वाला है, उसको अगर लोन लेना हो सर, वो थक जाता है बैंकों के चक्कर काट काट के। मतलब उसको लोन, आप, मुझे लगता है कि बैंक वाले भी मिले जुले ही होते हैं, लोन नहीं मिल पाता उस बेचारे को। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि घी में घी डलता है। हाँ। तो अंबानी के घर के बाहर तो सारे बैंकर खड़े होते हैं कि हमसे उधार ले लो, जबकि उनको उधार की जरूरत नहीं है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि उधार सक्षम लोगों को मिलता है, असक्षम लोगों को नहीं मिलता। और ये दुनिया का व्यवहार है, उसमें कुछ मैं नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें आप एक ही चीज बदल सकते हो, वो है अपनी खुद की सक्षमता। आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अब आपने रेडी वालों की बात करी जो फल फूल बेचते हैं, सबकी, उनके लिए बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, रादर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो आजकल उनको मदद कर रहे हैं, पर ब्याज दर बहुत ज्यादा लेते हैं। बहुत ज्यादा, करीबन महीने की 2 से 3% तक की ब्याज दर ले लेते हैं। अच्छा। तो अगर एक छोटा व्यापारी जो आज ठेला लगाना चाहता है, ये करना चाहता है, उसको ब्याज पे पैसा मिलने लग गया है। पहले के जो साहूकार थे वो महीने का 30% लेते थे, दिन का 1% लेते थे। कुछ लोग दिन का 10% लेते थे। अच्छा। हाँ, कि भाई एक काम कर, तू मुझसे ये 1000 रुपए ले जा, तू दिन के अंत में 1000 रुपए के साथ 100 रुपए और दे जाना। अच्छा। तो कितना परसेंट हुआ? 10% पर डे। तो आज वो स्थिति से बाहर निकल के एनबीएफसीज ऐसी आ गई जो महीने का 2 से 3 से 4% पे दे रही हैं। ये भी बहुत ज्यादा ब्याज दर है, पर चलो पुराने दरों से थोड़ी कम है। तो आज अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में दम है, आप शुरुआत आपके पास कमजोर है, छोटी रेडी ठेली से आप 10-15 हज़ार रुपए का आप सामान रख के बेच के आप दिन का 2-3 हज़ार रुपए बनाने की क्षमता रखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस उधार से स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भारत में लोगों को डिजिटलाइजेशन पसंद नहीं है। अब सरकार ने पिछले बजट में एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप डिजिटली पैसा ले रहे हो और आपके पास वो रिकॉर्ड है, तो हम बैंकों को बोलेंगे कि अपने एनालिसिस के हिसाब से, वो रिकॉर्ड के हिसाब से आपको पैसा दे देंगे। हाँ। तो आप करो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना चालू कर दो। किसने रोका है आपको? आप क्यों कैश में ले रहे हो पैसा? आपको भी मजा आता है ना कैश में पैसा लेने में, तो मत लो, आप डिजिटली पैसा लो, आपका बैंकिंग रिकॉर्ड बढ़ेगा। अच्छा, पहली बार बैंक आपको महंगा पैसा देगा, पर आपने उसको वापस किया, फिर बैंक बोलेगा लड़का अच्छा है, थोड़ा कम कर देगा, उधार ज्यादा देगा, ब्याज कम लेगा, समय ज्यादा देगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपना व्यवहार पहले देखिए। क्या होता है कि जो लेंडिंग की दुनिया है, जहां आप किसी से उधार मांगने जाते हो, वहां पे सबसे पहले आपको चोर की नजरों से देखा जाता है कि ये आदमी आया है उधार लेने, ये पैसा वापस नहीं करेगा। चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी सोच ही ऐसी है, उनको बोला गया ऐसे सोचने को कि डोंट ट्रस्ट एनीबडी। तो जब आप उसके पास जाते हो उधार लेने, तो वो पहले पूरी एनालिसिस करता है आपकी, और शुरू में उसको लगता है यार इसका ना इस पे रिस्क ज्यादा है, तो वो ब्याज ज्यादा मांगता है आपसे। फिर जब आप 2 बार परफॉर्म कर देते हो, बोलता है यार आदमी अच्छा है, अब हम थोड़ा सा कर सकते हैं। तो एक ही चीज आप इंप्रूव कर सकते हो, वो आप अपने खुद को इंप्रूव कर सकते हो। बिल्कुल। आप बैंकों को गाली दोगे या किसी एनबीएफसी को दोगे या किसी को दोगे, उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। गाली दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुन के ना सुनी कर देंगे। अगर आपको ठीक से धंधा करना है, बिजनेस करना है, अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने आप को इंप्रूव करो, और धीरे धीरे करके आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपको सस्ते पे ब्याज दर पे उधार मिलना चालू हो जाएगा। सर बहुत सारी वीडियोस में आपका है, जैसे मैंने सुना है कि आप एक दिन में 2 लाख रुपए कमा सकते हो। अब जितने लोग इस वीडियो को देखते होंगे आपके, वो सब्जी वाला भी देखता होगा, वो एक बिजनेसमैन भी देखता होगा, हर एक स्टूडेंट जो होगा जो लाइफ में कुछ करना चाहता है वो भी देख रहा होगा। अब उनके मन में ये परसेप्शन चल रहा है कि हाउ, कैसे, मतलब दिन में मैं 2 लाख कैसे कमा सकता हूँ, तो ये क्या टेक्निक है सर? देखिए, दिन में 2 लाख का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको अपना बैरियर तोड़ना पड़ता है थिंकिंग का।
अब अगर हम देखें कि अंबानी का तो घंटे भर में 30-40 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं। सो पॉइंट ये है कि कोई भी नंबर बड़ा नहीं होता, ठीक है। आपको पहले अपना ब्रेन ओपन करना पड़ता है। सेकंड है, आपको राइट स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है कि अगर आपने समझो तय कर लिया कि मुझे दिन का 1 लाख रुपए कमाना है, तो आप कमा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कमा सकते। तो बहुत लोग कमा रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बहुत लोग नहीं कमा रहे। भाई अगर पूरे संसार में कोई ना कमा रहा होता तो मेरी बात फ्रॉड लग सकती थी कि गलत बात है, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो उसके लिए फिर आप अपनी स्किल्स बिल्ड करते हो। आप ये सोचो कि यार कोई बटन दबा के मैं 1 लाख रुपए दिन का कमा लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पहले आप अपनी स्किल्स बिल्ड करो। मैंने अभी ट्रेडिंग में क्या कहा, आज मुझे ट्रेडिंग करते हुए 18 साल हो गए। मैं पहले 10-12 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं था, पर मैंने मैदान नहीं छोड़ा, लगा रहा और अब आगे जाके मैं प्रॉफिटेबल हो गया। अगर आप 2 साल में मैदान छोड़ जाते हो तो गलती किसकी है? आपकी है। तो पॉइंट ये है कि कोई भी स्किल को कंपाउंड होने में टाइम लगता है। कोई भी चीज, आप जब डॉक्टर भी बनते हैं तो पहले दिन सर्जन नहीं बनते, पहले दिन आप वो पीछे खड़े होते हो, पाना दे के, अच्छा 7 का पाना दे, 8 का पाना दे, तो आप पहले दिन तो सर्जन बनते नहीं। तो जब आप कोई भी स्किल सीखोगे तो उसको धीरे धीरे ही आप बेटर कर सकते हो, और फिर अपने लिए 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, 10 लाख रुपए दिन का भी कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे अब वो ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरा सवाल कोई दिहाड़ी वाला है जिसकी दिन की जो है पूरे दिन में वो जाकर शाम के टाइम जब वो पैसे गिनता है घर पे, तो कभी 500 हुए, कभी 300 हुए, बहुत मैक्सिमम मैं खींच के बता रही हूँ, 1000 रुपए किसी ने कमाए। अब उसके मन में चल रहा है कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो जिनकी दिन की जो इनकम है सर, वो मान लीजिए 500 से 1000 रुपए के अंदर है, वो कैसे बचत करे, वो कैसे मैनेज करे चीज़ों को? देखिए, गुल्लक सिस्टम रखे सबसे पहले तो। अगर 500 रुपए भी आता है दिन का, तो 100 रुपए गुल्लक में डाल दे जो उनका नहीं है, ठीक है। तो वो ये भी तो मान सकते हैं कि 400 ही दिन बने दिन के, सही बात है, ठीक है। तो पहले गुल्लक सिस्टम रखें। अगर 100 रुपए भी रोज का वो गुल्लक में डालने लगे तो महीने का 3000, साल का 36,000 रुपए हो जाता है। एक अच्छा नंबर हो जाता है जो उनको थोड़ी सी जो एक स्पेस देते हैं। देखिए, पैसे हमारे को क्यों चाहिए होते हैं? पैसे हमें इसलिए चाहिए होते हैं कि हमें एक छोटा सा टाइम मिल जाए, और वो टाइम में हम जो है अपने आप को अपस्किल कर दें और बेहतर कर लें। अब जैसे अगर कोई, मैं कहता हूँ चौक की लेबर जैसे होती है, हम लोग जब रियल एस्टेट में थे तो चौक से लेबर आती थी, 500-600 रुपए दिन का लेती थी, ठीक है। अब अगर उसमें एक मेहनती व्यक्ति है, वो बोलता है यार मैं ना 1 साल तक मेहनत करूंगा और हर रोज 100-150 रुपए साइड कर दूंगा, इस कुछ दिन तक अपना पेट काट के करूंगा, दिन में 2 बार नहीं 1 बार खाना खाऊंगा, ठीक है, 10 बार चाय नहीं पीऊंगा, 4 बार पीऊंगा, 5 बार पीऊंगा, जो भी वो कर, कुछ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। तो उसके बाद साल भर बाद अगर उसके पास 30-40 हजार रुपए बन जाते हैं, तो वो 30-40 हजार रुपए से अपने आप को चौक की लेबर से एक ब्लू कॉलर लेबर तक लेके जा सकता है, एक कुछ ट्रेनिंग कर सकता है, अच्छी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता है। तो उसकी जो दिहाड़ी 500 की थी वो कितनी हो जाएगी? अब 1000 रुपए की हो जाएगी। अब 1000 में वो कितना बचा सकता है? पहले वो 100 बचाता था, अब वो आराम से 250 बचा सकता है, क्योंकि 500 रुपए बढ़ गए। तो अब जब 250 रुपए बचेंगे तो महीने के 7,500 बचेंगे, साल के 90,000 बचेंगे। अब उसको क्या करना चाहिए? अगला लेवल, ठीक है। टाइम लगेगा। आप अगर आज 10-15 हजार 20,000 रुपए कमा रहे हो तो टाइम लगेगा। आप ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश की प्रॉब्लम ये, सब ये सोच रहे हैं ओवरनाइट कुछ हो जाए। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, कड़िए को भी अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। मैं ऐसे कई प्लम्बर्स को जानता हूं, एमईपी वालों को जानता हूं, जो ठेकेदार जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुए थे। जब मैं रियल एस्टेट में घुसा एज अ जॉब करने, तो वो बेचारे लेबर साइट पे लेबर थे और 10 साल के अंदर उसी साइट के कॉन्ट्रैक्टर बन गए। अच्छा, कैसे बने? उन्होंने अपने आप को बढ़ाया ना, टाइम दिया ना, टाइम भी दिया, 10 साल लग गए। पर आज जब वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए तो महीने का 10-10 लाख भी कमाते हैं, 5-5 लाख भी कमाते हैं। सो पॉइंट ये है कि टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, बचत कीजिए, बचत को सही जगह निवेश कीजिए, यहां पे कीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए, फिर अपनी इनकम बढ़ाइए, इनकम बढ़ाइए, ज्यादा बचत कीजिए, फिर से स्किल्स बढ़ाइए। ये इतना बड़ा साइकिल बना दीजिए कि 10 साल के अंदर आप वहां होंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि जिस धैर्य की हम बात कर रहे हैं, टाइम की हम बात कर रहे हैं, पेशेंस की, ये तो आजकल लोगों के अंदर है नहीं। अब मान लीजिए कोई बिजनेस किसी ने खोला, वो मान लीजिए मैं कहती हूँ कि कोई फूड कॉर्नर किसी ने खोला, अब वो 10 दिन उसको चला रहा है, कोई नहीं आया, चाय का ठेला खोला, नहीं आया चाय पीने के लिए, आजकल पेशेंस खत्म हो गया है। वो क्या कर रहा है, 10 दिन तो चला रहा है, फिर कह रहा है नहीं चल रहा है यार, बिजनेस नहीं चल रहा, बंद करते हैं, कुछ और देखते हैं। तो ये भी तो गलत हुआ। फिर ये तो आगे कुछ और करोगे तो वो भी नहीं चलेगा, फिर कैसे होगा? कि ये अगर आप, मैं इसको कहता हूँ बम्बल टिंडर जैसे ना, वो एप्स होती है ना, कि गए, डेट किया, फिर वापस छोड़ दिया, फिर डेट किया, फिर वापस छोड़ दिया। तो ये जो नॉन कमिटल बिहेवियर है ना, इससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आपको कमिटमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने आज चाय का ठेला खोला है तो पहले दिन वो नहीं चलेगा। डॉली चाय वाला पहले दिन डॉली चाय वाला नहीं बना। वो 14 साल उधर खड़ा था, 14 ईयर्स, और उसके बाद जाके उसकी चमकी। और वो भी कब चमकी? जब उसने अपने आप को अपस्किल किया, अपने आप को इंप्रूव किया, एंटरटेनमेंट करना चालू किया, लोगों को अलग तरीके। पहले दिन जब उसने एंटरटेनमेंट किया होगा
तो आपको क्या लगता है कंचन जी कि क्या हुआ होगा वहां पे? सब बोलेंगे गधा है, पागल है, हंसे होंगे सब उस पे। उसने दूसरे दिन फिर से किया, तीसरे दिन फिर किया, 1 साल किया, 2 साल किया, फिर वो ट्रेंड बन गया, फिर बिल गेट्स आ गए और उनकी चमक गई। आज वो कहीं जाने का 5 लाख रुपए लेते हैं और लोग कहते हैं देखो कैसे लोगों को भी 5 लाख मिला। अरे कैसे लोगों को सल्यूट है उसको। तुम टिक के तो दिखाओ इतने साल जितने साल वो टिका है ग्राउंड पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पॉइंट ये है कि आप अगर किसी चीज को भी टाइम नहीं दोगे तो वो चीज बड़ी हो ही नहीं सकती है। आपको उसको टाइम एनर्जी देना पड़ेगा और हर बार एक ही प्रश्न इंप्रूव करना पड़ेगा, मैं कैसे इंप्रूव करूं। अगर मेरे ठेले पे कंचन जी नहीं आ रही है तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो आए। बिल्कुल। मैं आपको तो जाके कॉलर पकड़ नहीं सकता, आओ आओ आओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगा जो आपको एंगेज करेंगी, इंप्रूवमेंट करूंगा, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाऊंगा। तो आप बोलोगे नहीं नहीं यार ये दुकान अच्छी लग रही है, चलो ठीक है। तो आपको अपनी टेक्निक्स डालनी पड़ेंगी। सो कोई भी व्यक्ति अगर टाइम नहीं देगा वो बड़ा नहीं बन सकता, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो जॉब हो। आप 2 साल 3 साल आप बोले मैं इंजीनियर रहूंगा, फिर आप बोले यार इंजीनियरिंग में तो मजा नहीं आ रहा, अब ये कर लेता हूं, अब ये कर लेता हूं, अब ये कर लेता हूं, फिर कूदते रह जाओगे आप, फिर कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे 2025 की हम बात करें तो इस बार 2025 में सर पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ रिस्की है, ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ नहीं लगाना है इस बार पैसा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 2025 जो वर्ष है वो एआई का वर्ष है और एआई के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी चीज जो है सेमीकंडक्टर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत बढ़ी है, बिकॉज एआई में भी सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ईवीज में भी सेमीकंडक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 बड़े सेक्टर हैं जो हमारे को जिसमें निवेश की तरफ ध्यान रखना चाहिए। वन इज एआई, वन इज सेमीकंडक्टर। और उसी के साथ साथ जैसे ईवी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आयुर्वेदा हो गया। मुझे लगता है आयुर्वेदा एक बहुत बढ़िया सेक्टर है इंडिया का जो अपकमिंग है, जहां कंपनियां आ रही हैं आज के दिन। सो आई थिंक ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें जो है निवेश करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स जहां मुझे लगता है कि थोड़ी परेशानी है इस टाइम पे, देखिए हमें गवर्नमेंट का देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कहती है कि जीएसटी बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। इसका मतलब आपके जेब में कम पैसा रहेगा या आप जो खरीदने जाओगे वो महंगा होगा। तो इससे क्या होगा कि आप कम खरीदोगे। तो आप क्या कम खरीदोगे? नॉर्मल चीजें, एफएमसीजी कम खरीदोगे। तो आप पीछे देखोगे एफएमसीजी की कंपनियां बहुत बुरी तरह गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि स्पेंड ही नहीं कर रहे लोग अब। और ऐसे कोई दिख रहा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अचानक से टैक्स 20% कम कर दिया कि स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। पर गवर्नमेंट कहां फोकस कर रही है? गवर्नमेंट फोकस कर रही है रोड, हाईवे, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज। तो आपको क्या करना है? आपको भी वहीं फोकस करना है। तो हमें बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट का फोकस कहां है ना, वहां आप अपना निवेश करो, वहां आपको पैसा बनना ही बनना है लॉन्ग टर्म में। इसके साथ आपने सर बहुत बार बात की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हाँ। इसको लेकर मैं जानना चाहूंगी कि क्या है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो क्या है इसका इफेक्ट, क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है। ऐसा मैजिक है जो लोग बिलीव नहीं करते। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैजिक ऐसा है जो सबको अपनी लाइफ में जरूर लाना चाहिए। आप कई किस्से सुनोगे, कहानियां सुनोगे जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने लोगों की जिंदगी बदली है। अच्छा। जिम कैरी एक बहुत फेमस एक्टर हैं, बहुत हंसाते हैं लोगों को। जब वो 1990 के टाइम में उनके साथ पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा $10 मिलियन का। अच्छा। 5 साल बाद का। और उस पर नीचे लिखा रीजन क्या है? एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। यानी कि मेरी एक्टिंग की सर्विसेज के लिए मुझे $10 मिलियन मिलेंगे। अच्छा। 5 साल बाद। और 5 साल बाद उनको वो मूवी मिली डम एंड डम्बर, जिसमें उनको $10 मिलियन का चेक मिला। अब आप क्या बोलोगे इसको? और ये उन्होंने खुद बोला, मैंने तो बोला नहीं, उन्होंने खुद ये साक्षात आके बात बोली। तो जब भी आप कोई चीज विजुलाइज करोगे ना, तो देयर इज अ बेटर चांस ऑफ यू अचीविंग इट। अब लोग है अगर ऐसे ही होता तो हम भी अमीर हो जाते थे। तो आप अगर सोचो, मैं कहता हूं कि अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ये सोच लिया, जी मैं अगले 3 साल में अपने लिए 50 लाख रुपए की वेल्थ बनाऊंगी, ठीक है, लेजिटिमेट बात है, ऐसे कोई बहुत ओवर द टॉप तो थॉट प्रोसेस नहीं है। अब वैसे जैसे आप ये करोगे, अब उसके बाद एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसका एक्शन क्या होगा? आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी सेविंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेटर करना पड़ेगा, टैक्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप सीखोगे। आप अब जाओगे यूट्यूब पे, मैं अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव करूं, आप जाके चेक करोगे कि मैं अपनी बजटिंग कैसे अच्छी से कर लूं। तो जैसे ही आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देते हो विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस पर काम करना चालू कर देता है, आपको पाथ दे देता है कि अरे भाई ये चीज अचीव करने के लिए पाथ है। जैसे हम गूगल पे लोकेशन डालते हैं तो गूगल एक पाथ दे देता है कि भाई ये रास्ते से चले जाना, इस रास्ते में ट्रैफिक कम है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको पाथ मिल जाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जब आप जो भी आप यूज करना चाहते हो। जैसे एक चेक है, आपने अपने आप को एक चेक लिख दिया, सो आप 3 साल बाद कंचन जी अपने आप को एक चेक लिख रही हैं कि भाई मैंने अपने आप को एक 50 लाख का चेक लिख दिया, ठीक है, ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका होता है। हो सकता है ना हो उस दिन, पर दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, उसका मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है।
दूसरी बात है, कुछ लोगों को मैं जैसे बोलता हूँ कि आप है ना मिरर टेक्निक करो। मेरा एक फ्रेंड है, उनका बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था एंड उन्होंने 50 लाख का लोन लिया था 10% पर मंथ इंटरेस्ट पे। अच्छा। 10% पर मंथ। तो वो चक्रवर्ती ब्याज चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, उन पे 2 करोड़ का उधार हो गया। सारे उधार लेने वाले दुकान के बाहर, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं पुणे में। और उसके बाद उन्होंने मतलब एकदम सुसाइड वाली रेंज पे। फिर हम लोग मिले थे तो मैंने उनको बोला कि यार ये सब मत करो, क्या सुसाइड, क्या कर लेंगे तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक काम कर, तू ये ना शीशे के सामने खड़ा हो जा और बोलना चालू कर, मेरे पे 1 रुपये का उधार नहीं है, ठीक है। इसे हम मिरर टेक्निक कहते हैं। मेरे पे 1 भी रुपये का उधार नहीं है, मेरा बिजनेस फल फूल रहा है, मेरे बिजनेस में 50% मार्जिन है, मेरी दुकान पे पैसे लेने वाले नहीं, मेरे दुकान पे कस्टमर आते हैं जो पैसा देना चाहते हैं। ये बोलना चालू कर दे बस, एवरीडे पहला ये बोल। तो वो उसने बोलना चालू किया, उसका रोज का उठने का मोटिवेशन आ जाता था। उसके बाद प्लान बना, अच्छा हम ये करते हैं ये करते हैं। टुडे ऑन इंस्टाग्राम उनका 1 मिलियन फॉलोअर्स है। अच्छा। 1 रुपए का उधार नहीं है, BMW खरीद ली है, 4 शोरूम हो चुके हैं और हैंडीक्राफ्ट में इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है, आईफा अवार्ड में इनवाइटेड थे। अच्छा। दिस इज ऑल विद इन 4 इयर्स। 4 साल के अंदर सब कुछ हो गया। 2020 में ये प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, आज 24 खत्म हुई है, से 4-5 साल के अंदर सब कुछ हो गया। तो अगर आप अपने आप को ही नीचे करोगे, अगर अपने आप को ही कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, तो यार दुनिया तो आपको पीट देगी। बिल्कुल। अगर आप अपने आप खड़े होगे, बोले नहीं यार मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं देखो कैसे चेंज करता हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। सो आई ट्रूली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई ट्रूली बिलीव इन द पावर ऑफ स्पीकिंग पॉजिटिव। हमारे माँ बाप क्या बोलते थे कि बेटा गलत मत बोलना, जबान पे 2 बार सरस्वती बैठती है। बिल्कुल। दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल इन हमारे टर्म्स में। जब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे यहाँ हमेशा हुई है पूर्णमासी पे, जब से मैं पैदा हूँ तब से देख रहा हूँ। उसमें एक आता है सेक्शन जहाँ वो बोलते हैं कि एक बिजनेसमैन नौका में सोना भर के लेके जा रहा था। तो एक साधु आके पूछता है क्या है इसमें, तो वो बोलता है इसमें बेलपत्र है। और थोड़ी देर में देखता है वो बेलपत्र होता है। हाँ। तो पंजाबी में कहते हैं ना अपने लिए माड़ा क्यों बोलना ना, अपने खुद के लिए माड़ा क्यों बोलना है। तो अपने खुद के लिए कभी माड़ा नहीं बोलना चाहिए, खराब नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलो, अच्छे से बोलो एंड जस्ट उसके बाद एक्शन लो। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया हो अच्छा हो गया सपना हो गया, अब कुछ किया ही नहीं, उसके बाद एक्शन लो, स्टेप्स लो और चेंज करो। करना तो पड़ेगा खुद को, काम तो करना पड़ेगा। देखो काम किए बिना अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। कोई शॉर्टकट तो है नहीं ना, मतलब कि खुद सोचा और हो गया। हाँ, मतलब आप सोचो मैं 50 लाख का चेक 3 साल बाद लिखूंगी और उसके बाद घर पे जाके नॉर्मल काम करने लग जाओ, तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आपने बात की तो याद आया, मैं आपका इंस्टाग्राम ही देख रही थी, अभी 2025 अभी कल की शायद बात है, तो आपने एक डाला हुआ था शायद स्टोरी था क्या कुछ था कि 2025 1 CR करके कुछ आपने हाँ, हमने मैनिफेस्टेशन डाला था, सबको मैनिफेस्ट 1 CR in 2025। हाँ, यही तो मैंने उस पर रिएक्ट भी किया था। फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी, मैंने कहा नहीं यार इस साल तो कुछ बूम करना है। क्यों? मैंने कहा मैंने संजय जी का देखा है तो इस बार कुछ तो मुझे भी करना है। मतलब आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। हाँ, अब एक सवाल है, जैसे अगर हम SIP की बात करें सर, तो SIP को लेकर भी बहुत सारे हमने देखा कन्फ्यूजन्स हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई SIP के पीछे काला सच कुछ और ही है और SIP जो है वो एक स्कैम है, ये लोगों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है सर सिर्फ SIP ही क्यों, फिर तो अगर हम EMIs की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम ही हुआ हमारे लिए। EMI ऑब्वियसली, देखिए मैं टीवी के लिए हमेशा कहता हूं कि एक 30 मिनट का एपिसोड होता है ना, उसमें 22 मिनट कंटेंट होता है, 8 मिनट ऐड होती है, ठीक है। आप तो टीवी इंडस्ट्री से ही हैं। मैं कहता हूं कि उस 8 मिनट की ऐड के लिए वो 22 मिनट का एपिसोड बनता है। उस 22 मिनट के एपिसोड के लिए 8 मिनट की ऐड नहीं होती, क्योंकि पैसे तो उस 8 मिनट के एड स्पेस से ही आते हैं। बिल्कुल। तभी वो सीरियल चलता है। इसी तरीके से बैंकों का धंधा चलता है जब आप कोई भी चीज उधार पे खरीदते हो, क्योंकि बैंकों का बिजनेस क्या है, उधार लेना, उधार देना। वो आपसे कस्टमर से बैंक अकाउंट में पैसे रखवाते हैं, आपको 3-4% ब्याज देते हैं, 5% दे देते हैं, FD में 6% दे देते हैं, और सामने आप ही को पर्सनल लोन के नाम पे 15% पे ब्याज देते हैं, होम लोन के नाम पे 9% पे ब्याज देते हैं, कार लोन के नाम पे 10% पे ब्याज दे देते हैं, और बिजनेस लोन के नाम पे 12-15% पे ब्याज दे देते हैं। तो यानी उनका तो मेन बिजनेस है आपको लोन देना। अब आप लोन क्यों लोगे? आप लोन लोगे घर लेने के लिए, घर लेने के लिए लोन लेंगे जी, आईफोन लेने के लिए लोन लेंगे जी, गाड़ी लेने के लिए लोन लेंगे जी। तो वो तो चाहते छुट्टी पे लोन पे जाओ, शादी पे लोन लो, वो तो चाहते ही हैं ये सारी चीजें, इसलिए वो चीजों को आसान करते हैं आपके लिए लोन लेने के लिए। पर कोई भी निवेश को आपके लिए आसान नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि निवेश जब करेगा तो ये आदमी को लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, सही बात है। सो SIP का काला सच, ये सब लोग करते रहेंगे, मजा आता है, व्यूज आते हैं लोगों को, और लोग व्यूज की राजनीति करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि SIP एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपकी तनख्वाह आती है, तनख्वाह के साथ साथ आपका निवेश हो जाता है, लंबे समय के लिए आप पैसा रखते हैं, एक ठीक ठाक ग्रोथ आपको मिलती है। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊँ,
HDFC का एक फंड था, फ्लेक्सी कैप फंड, 1995 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, आज 30 साल हो गए उस फंड को, 30 इयर्स। अगर आपने उसमें 1,000 रुपए की SIP की होती तो आपने निवेश किया होता 3,60,000 रुपए पिछले 30 साल में, 1,000 रुपए पर मंथ। आज उसकी क्या वैल्यू होती कंचन जी आपके हिसाब से? 3,60,000 रुपए आपने निवेश किया है, वो भी 30 साल के दौरान, ऐसा नहीं पहले दिन निवेश कर दिया था। आज क्या वैल्यू होती है उसकी आपके साथ, एक अंदाजन क्या होता? आज तो फिर सर मुझे नहीं लग रहा था मैं नौकरी वोकरी करती, मैं तो घर पे बैठती। हाँ, कितना होता? पर फिर भी 10 गुना हो गया होता, 15 गुना हो गया होता, लगभग 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। 40 लाख। 40। आंसर इज 2 करोड़। 3,60,000 रुपए डाला हुआ, वो भी 30 साल में, ऐसा नहीं पहले दिन डाल दिया था। 30 साल में 30 साल में आपने 3,60,000 डाला है, वो बन गया 2 करोड़ रुपए आज 30 साल बाद। तो आप मुझे बताओ, आपके पास कोई बेहतर विकल्प था 3,60,000 को 2 करोड़ करने का? अच्छा, आपका समय कितना गया इस पे? जीरो। दिमाग कितना लगा? जीरो। सिर्फ क्या लगा? एफर्ट और टाइम। आपने सिर्फ टाइम लगाया मार्केट में और आपको मार्केट ने इतना अच्छे से रिवॉर्ड कर दिया। मैं इसीलिए इस बात को समझाना चाहता हूं लोगों को कि लोगों की जिंदगी निकल जाती है और वो कहते हैं यार कल कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, और ऐसे करते 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 40 साल निकल जाते हैं और 40 साल भी आदमी बात सोच रहा था कल ही कुछ हो जाए। अरे अगर तुमने सही बीज बो दिए होते, उस दिन सही तरीके से निवेश कर दिया होता, तो आज आप फ्री होते। आपके भी मन में आता होगा यार काश मेरे पेरेंट्स ने वो एक जमीन ली होती, है ना, तो आज मेरे भी बल्ले बल्ले हो गई होती, है ना, काश मेरे पापा ने कुछ गोल्ड ले लिया होता, काश मेरे पापा ने वो विप्रो का शेयर ले लिया होता। तो आपके बच्चों के भी तो मन में आएगा। तो उनके लिए आज आप राइट डिसीजन ले लो। आपके बस में तो है ना, आज आप राइट डिसीजन लो, ताकि 10, 15, 20 साल बाद आपके बच्चे बोले नहीं यार मम्मी ने बहुत गजब डिसीजन लिया था, उनका फायदा मैं ले रहा हूँ आज के दिन। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि थोड़ा देर से मैं आपसे मिली, क्योंकि 10 साल मुझे भी हो गए सर इंडस्ट्री में जॉब करते हुए। मुझे लगता है कि नहीं कंचन, तूने 10 साल खराब किए, तुझे तो बहुत पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी थी, तो आज कोई टेंशन ही नहीं होती। 10 साल बाद देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपको एक जैनिटर मतलब जो पोछा मारता है, उसने जब US में चालू किया काम, उसने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी, जो पैसा बचता था उससे, अब जैनिटर को कितना ही बचता होगा, उससे भी उसने निवेश किया, एंड बाय द टाइम वो गए दुनिया छोड़ के, वो US के टॉप 1% में थे, उनकी $8 मिलियन की वेल्थ थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पावर ऑफ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लोगों को समझ ही नहीं आती। कंचन जी, 8 + 8 + 8 कितना होता है? 24। 8 × 8 × 8 कितना होता है? मुश्किल है ना। इसी तरह कंपाउंडिंग को समझना मुश्किल है, क्योंकि कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन है, अच्छा, कंपाउंडिंग पावर है। तो लोग समझ नहीं पाते कि बाद में चीज इतनी बड़ी हो सकती है। अरे नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है, सोच के परे है। पर करना क्या है? टाइम देना पड़ता है। बिल गेट्स कहते हैं कि यू ओवर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 1 ईयर, बट यू ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 10 ईयर्स। तो 10 साल में आप कहां होगे ना, चाहे आपकी स्किल हो, रिलेशनशिप्स हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें कंपाउंडिंग पे ही निर्भर करती हैं। और अगर आप पेशेंस रखना सीख गए, तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऑलरेडी बन चुके हो। क्योंकि अमीरियत की ना कोई परिकाष्ठा नहीं है। मुकेश अंबानी के लिए इलॉन मस्क अमीर है, हमारे लिए मुकेश अंबानी अमीर है। तो अमीर की कोई परिकाष्ठा नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं, डोंट एनवी द रिच, एनवी द फ्री। यानी कि जो आदमी फ्री हो चुका है उससे ईर्ष्या करो कि यार ये आदमी फ्री कैसे हुआ, समझ दो तो सही, मतलब इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यू शुड एनवी द फ्री, नॉट द रिच, बिकॉज रिच होना तो एक रेस है, कोई ज्यादा आगे, कोई बहुत आगे, कोई बहुत ज्यादा आगे पीछे। पर जो फ्री है वो तो फ्री है, उसके पास सबसे बड़ी करेंसी है, उसका टाइम है। सो कंपाउंडिंग करिए, लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए, गोल्स रखिए, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जमा करते रहिए, इसी से आप अपना जीवन बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं पूछूंगी। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे मैंने सबसे पहले पूछा कि जिनकी सैलरी 50, 60, 70, 80, 1 लाख तक की है, वो कैसे करके करेंगे, उसका आपने आंसर किया। लेकिन अब मेरा सवाल है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए आप क्या टिप देंगे कि वो इस बार 2025 में क्या करें ऐसा, ताकि गाड़ी भी आ जाए, मकान भी सोच ले अपना, और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 चीजें करते हैं, ठीक है, स्टेप्स दे देता हूं। सबसे पहला स्टेप है, अपने घर में जो फालतू चीजें पड़ी हैं, जो आपने कभी यूज नहीं करी, उनका जरा रिकॉर्ड बनाइए। चाहे वो कोई घड़ी हो, ठीक है, चाहे वो कोई पुराना स्कूटर हो, चाहे कोई पुरानी बाइसाइकिल हो, चाहे कोई पुराने कपड़े लत्ते हो, कोई एक्सेसरीज हो, कोई जूते हो, ये सारी चीजों को करिए। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, अगर किसी के पास 100 आइटम है ना, तो 60 से 70 आइटम ऐसी होती हैं जो आदमी ने 1 साल से ज्यादा छुई भी नहीं होती, तो वो निकालिए, उनको सेल कर दीजिए, कुछ पैसा जमा होगा।
आगे से ध्यान रखिए जब भी आप शॉपिंग करते हैं कि ये क्या चीज़ एक्चुअली आपको चाहिए, तभी शॉपिंग करिए। दूसरा, बजटिंग करना स्टार्ट करिए। तो पहले आपने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, बजटिंग करिए। बजटिंग करके सबसे पहले इतनी स्पेस निकालिए कि अगर आप पे कोई उधार चल रहा है महंगा, समझो आपने कोई पर्सनल लोन लिया था 15-16% का, 20% का, उसको चुकाना चालू कर दो। अच्छा, सबसे पहले। तीसरा, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए। उल जलूल गोल मत बनाइए। पहला गोल बनाइए कि फॉर एग्जांपल अगर आपको गाड़ी लेनी है तो गाड़ी कितने साल में लेनी है, 3 साल में लेनी है, 4 साल में लेनी है, 5 साल में लेनी है, जो भी लेना है इक्वेशन के हिसाब से लेना। कि जैसे मैंने बताया तनख्वाह का 15% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो 15,000 से ज्यादा यानी 10 लाख के ऊपर की गाड़ी आपकी 3-4 साल में आप लेके आइए, उससे ज्यादा मत लेके आइए। तो ठीक है, 10 लाख की गाड़ी का आप प्लानिंग कर सकते हैं। घर लेना चाहते हैं, घर को आप पोस्टपोन करिए एटलीस्ट 7-8 साल तक, क्योंकि आप इमीडिएटली अगर डाउन पेमेंट इकट्ठी नहीं कर सकते तो आप 7-8 साल में पहले डाउन पेमेंट इकट्ठी कर लीजिए, फिर आप घर ले लीजिएगा, कोई चक्कर नहीं। प्लान कीजिए, बजटिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद कुछ मत कीजिए। दैट्स इट। बस एक लास्ट और सवाल, मेरे लिए कुछ ऐसा टिप हो जाए, मतलब कि जो मुझे लगे कि ठीक है इस पॉडकास्ट के बाद अब मुझे करना है। देखिए मेरे पास टिप, मैं हमेशा कहता हूँ टिप रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो टिप के बेसिस पे मत चलिए, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बिकॉज अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। हमने भी वही किया है। मैंने जब तक टिप्स पे निर्भर करता था, मेरे दोस्तों को फोन करता था कौन सा शेयर खरीदूं कौन सा बेचूं, मैं हमेशा नुकसान में रहा। पर जब मैंने ये सब छोड़ के शांति से अपना म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चालू किया, एसआईपी करनी चालू करी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चालू की, उसके बाद से मैं बहुत अपने आप को फ्री कर पाया। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि प्लीज़ डोंट फॉल फॉर टिप्स, प्लीज़ डोंट फॉलो एनी टिप्स। द ओनली बिगेस्ट टिप इज स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मार्केट में लंबे समय तक बने रहिए, ताकि ये जो भारत है, भारत की अच्छी कंपनीज हैं, भारत के अच्छे फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आप उनमें कंपनी में पैसा लगाएंगे, वो कंपनी को बड़ा करेंगे, तो आपका पैसा भी बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और इनफैक्ट जितनी बातें आपने बताई हैं, बहुत नॉलेज, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें ये लग रहा होगा कि नहीं, आज संजय बाबा ने जो बोला है वो सब पक्का मानना है। तो मुझे लगता है 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है, इन्वेस्टमेंट भी सब बढ़िया हो जाने वाला है, बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।